That means our financial statements must depict true financial position. जो भी हम figures दिखा रहे हैं वो accurate figures होनी चाहिए, कोई approximation नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही figures होनी चाहिए. अगर हम कोई खर्चा दिखा रहे हैं, मैम आप क्लियर नहीं है. बच्चे आवाज नहीं आ रही? मैम कट हो रही है बीच बीच. ओके, तो एक्चुअली फर्स्ट क्लास में ना थोड़ी ये इशू आता है बच्चे, सभी टीचर्स की क्लास होती है तो कई बार नेटवर्क हेवी हो जाता है. मैम ऑन सही है वैसे. ओके ओके, सो पहला पॉइंट ये that the financial statements must depict true financial position. मतलब जो भी हमारे इनकम है, खर्चे हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स के ऊपर शो होने चाहिए. अगर हम कोई खर्चा शो कर रहे हैं पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट में, तो हमने साथ में उसका बिल भी दिखाना है. कोई इनकम शो कर रहे हैं, साथ में उसका जो डॉक्यूमेंट है अटैच्ड प्रूफ वो भी दिखाना है. सो दैट मीन्स कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. इट मस्ट डिपिक्ट द ट्रू कि जो एक्चुअल में हुआ है, खर्चा, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, वही आपने शो करनी है. Then there must be effective presentation. Effective presentation मतलब P&L और जो है बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको कल बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दो पार्ट्स हैं. पार्ट 1 में बताया गया है कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, पार्ट 2 में बताया गया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी. तो हर एक कंपनी उसी जो है फॉर्मेट में, उसी टेबल की फॉर्मेट में जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएगी, तभी एक प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकती है. सो पहले हम टी फॉर्म में बनाते थे, अकाउंट की फॉर्म में बनाते थे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में. बट नाउ वी मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द वर्टिकल फॉर्मेट. एक ही कॉलम बनाते हैं. ये ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इट हैज बीन फाउंड दैट कि इससे प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी होती है, इससे लोगों को ज्यादा अच्छा डेटा समझ आता है एज कंपेयर टू दी टी फॉर्म. प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दिया गया है उस अकॉर्डिंगली. देन रेलेवेंस. सो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ रेलेवेंट डेटा शो करना है. रेलेवेंट डेटा मतलब जो है आपको डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होता है. अब जैसे मैं मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी में मैं पेन खरीद रही हूँ. मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपीज का, फिर मैंने स्टेपलर खरीदा 40 रुपीज का, फिर मैंने इरेजर्स खरीदी 20 रुपीज की, फिर मैंने पेन्स खरीदी 30 रुपीज की. तो अगर मैं सारी चीजें एक एक, ऐसे तो मैं बहुत सारी स्टेशनरी खरीदूंगी एक साल में, अगर ये मैं सारी की सारी स्टेशनरी आइटम को अलग अलग डालने लग गई पीएनएल में, जैसे 2 पेन्स, 2 स्टेपलर, 2 इरेजर, 2 पेन्स, तो वो रेलेवेंट नहीं है. एक इतनी बड़ी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो 10 रुपए का पेन है, उनके लिए उस 10 रुपए के पेन को एज एन एक्सपेंस शो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो ये बेटर होगा कि मैं सारी स्टेशनरी को, ठीक है, इसको इकट्ठा करके एक ही हेडिंग के अंदर डाल दूं, दैट इज स्टेशनरी. तो इसको मैं इकट्ठा करके, ये है 50, 100 बन जाता है. ठीक है, तो इसको इकट्ठा करके मैं स्टेशनरी अकाउंट में ही डाल दूं 100 रुपीज, वो बेटर है. मतलब रेलेवेंट अकाउंट, रेलेवेंट आइटम्स डालिए. यहाँ पर पेन, स्टेपलर, इरेजर, पिन ये डालना रेलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है. तो यहाँ पर मैं रादर देन सेपरेटली शोइंग दीज ऑल एक्सपेंसेस, मैं इनको इकट्ठा एक हेड के अंदर ही शो कर सकती हूँ, दैट इज स्टेशनरी. ऐसे ही मैं बार बार जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करती हूँ, कहते हैं कैरियज. तो मैंने साल में 10 बार कैरियज शो किया, तो मैं साल में 10 बार नहीं लिखूंगी पीएनएल अकाउंट में, 10 बार कैरियज नहीं लिखूंगी, 2 कैरियज, 2 कैरियज, 2 कैरियज. मैं सारा का कैरियज इकट्ठा करके एक ही बार लिख दूंगी 2 कैरियज. दैट मीन्स आई एम शोइंग रेलेवेंट आइटम्स ओनली. जिनकी जरूरत नहीं है उनको हमने शो नहीं करना. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव का क्या मतलब है कि इनकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि देखने वाले को अच्छा लगे. दैट इज व्हाई हमने जो है कंपनीज एक्ट में टी फॉर्म से चेंज करके वर्टिकल फॉर्म में शिफ्ट हो गए. पहले आप बनाते थे जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया, कैसे बनाना सीखा आपने? इनकम स्टेटमेंट की एक डेबिट साइड होती थी, एक क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट की एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड. बट अब ऐसे नहीं बनती, अब एक ही साइड होती है. देयर इज ओनली वन सिंगल साइड. ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक रुपीस का कॉलम होता है. तो उसमें जो है एक ही साइड आप वर्टिकल फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको कल बताया, उस फॉर्मेट में हम बनाते हैं, उससे प्रेजेंटेशन ज्यादा अट्रैक्टिव होती है. देन इजीनेस. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. सो आपने जो जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सारी स्टेटमेंट के अंदर नहीं करनी,
जैसे आप डेप्रिसिएशन देख लो, आपकी डेप्रिसिएशन आई है 5000, वो डेप्रिसिएशन 5000 कैसे आई, उसकी कैलकुलेशन आपने P&L अकाउंट में नहीं शो करनी, वो आप नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट्स में शो करते हो। अगर आप उसी में शो कर दोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इजी नहीं होगी उसको अंडरस्टैंड करना, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इजी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो देखने वाले को इजीली समझ आ सके। देन कंपैरेबिलिटी, ये कंपैरेबिलिटी फीचर्स जो हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे उनमें नहीं थी, बट अब है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम इस साल का डेटा तो लिख रहे हैं, तो साथ में हम पिछले साल का डेटा भी लिख रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, एक ही बैलेंस शीट को देख के, एक ही इनकम स्टेटमेंट को देख के हम उसके डेटा को पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सो इसीलिए कंपैरेबिलिटी फीचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए कि एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के हमें पता चल जाए कि वो इस साल इंप्रूवमेंट है या पिछले साल से डिक्लाइन है। देन एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको जिस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया गया ना, इसको कहते हैं एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एनालिटिकल है। पहले हम क्या करते थे, इस तरीके से टी फॉर्म बनाते थे, इधर हमारी सारी इनकम्स क्रेडिट साइड पे, इधर हमारे सारे खर्चे। तो ये इसको एक एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही कहते हैं। मतलब हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसमें समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। ओके सर, बच्चे am I audible? Yes, ma'am. Lot of internet connection problem today. ओके, सो मैं आपको बता रही थी पॉइंट कि कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जो हम पहले बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम दो साइड्स बनाते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसमें हम उसी साल का डेटा लिखते थे, पिछले साल का डेटा नहीं लिखते थे। तो कंपैरेबिलिटी। देन एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो है फॉर्मेट्स इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें पता चल रहा है कि कौन से हमारे इनकम के सोर्सेज हैं। पहले हमने सारी इनकम लिख ली, फिर हमने सारे खर्चे लिख लिए, ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स, फिर आफ्टर टैक्स। दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रॉफिट के फिगर्स पता चल रही है। सो ये पहले हम इस तरीके से नहीं बनाते थे, पहले हम टी फॉर्म में बनाते थे, जिसमें एक तरफ इनकम लिखती है, एक तरफ खर्चे लिखती है। सो वो इतनी, उसमें इतनी है अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होती जितनी हमारे इस वाले फॉर्मेट में होती है। ये ज्यादा अच्छे से चीजों को समझाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फॉर्मेट। देन इट मस्ट बी ब्रीफ। सो अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये नहीं होगा कि अगर आप 10 पेज का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो कोई भी नहीं पढ़ेगा आपका वो इनकम स्टेटमेंट। सो इट शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड बी वेरी ब्रीफ। वो कैसे होगा, जब आप सिमिलर आइटम्स को क्लब कर दोगे, जैसे मैंने आपको स्टेशनरी वाला एग्जांपल दिया, सिमिलर आइटम्स को क्लब कर दोगे ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है छोटी हो, ब्रीफ हो, ताकि देखने वाले को समझ आए। अगर वो बहुत लंबी होगी तो कोई भी उसको पढ़ने का एफर्ट नहीं करेगा। लास्टली प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब जैसे ही साल खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनती है साल के एंड में। तो हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, April 1 जैसे 2021 है to March 2022। तो जैसे ही 31 मार्च 2022 आता है, साथ ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो आपने साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेने। अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। सो दे शुड बी इमीडिएटली प्रिपेयर्ड once the financial year is over. So these are the characteristics of the good financial statements. Then नेक्स्ट टॉपिक है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन के लिए यूजफुल हैं, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल हैं। सो डेफिनेटली आप सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों यूजफुल है। हर एक कंपनी अगर बिजनेस करती है तो उसको जानना है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले साल में, प्रॉफिट और लॉस क्या कमाया है, क्या एसेट खरीदे हैं उन्होंने, क्या लायबिलिटीज हैं उनकी। तो ये जानना उनके लिए जरूरी है, इसलिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन किन लोगों के लिए यूजफुल है। कंपनी के लिए तो यूजफुल है ही, बिकॉज कंपनी को ये जानना है कि वो जो बिजनेस कर रही है वो अच्छा जा रहा है या नहीं। ठीक है, बट और किन पार्टीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल है। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली कंपनी के लिए ही यूजफुल है, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, ये जानने के लिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट और लॉस कमा रही है। ठीक है, तो बिकॉज अगर कंपनी ये जानेगी, अगर कंपनी को लगेगा कि उनके लॉसेस हैं, उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। सो प्रॉफिट और लॉस कंपनी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उसको पता चल जाता है कि वो अच्छा काम कर रही है।
अगर लॉस में है तो उनको देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन और किसके लिए यूजफुल है? क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार लिया है, जिनसे हमने लोन लिया है। ये कौन हो सकता है? आपका बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, या फिर आपके करंट लायबिलिटीज, या फिर हो गए आपके डिबेंचर होल्डर्स, ये होते हैं आपके क्रेडिटर्स। सो आपके क्रेडिटर्स ये जानना, बिकॉज आपके क्रेडिटर्स ने आपको पैसा उधार पे दिया हुआ है, सो वो जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, बिकॉज अगर उनकी कंपनी अच्छा काम करेगी तभी वो उनका जो है लोन वापस पे कर पाएगी, अदरवाइज उनका लोन बैड डेट्स पे भी कन्वर्ट हो सकता है। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द क्रेडिटर्स इन नोइंग कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है और सॉल्वेंसी क्या है। लिक्विडिटी होता है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाती है, कि जब भी उसके ड्यूज होते हैं, अगर कंपनी उस टाइम पे अपने ड्यूज सेटल कर पा रही है तो मतलब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। सॉल्वेंसी होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को, जैसे बैंक लोन हो गया या डिबेंचर होल्डर्स, उनको कितनी जल्दी है, कितने अच्छे से पे कर पा रही है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को पे कर पाए तो उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। सो क्रेडिटर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कि कंपनी उनको उनका पैसा वापस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। वो तभी होगा जब वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, कि वहां से उनको पता चलेगा कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है। देन इट इज यूजफुल फॉर द बैंकर्स। बैंकर्स के लिए कब यूजफुल है? अगर बैंक ने आपको लोन दिया है, तो कॉन्टिन्यूसली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे ये जानने के लिए कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली उनको उनका लोन टाइमली और पूरा वापस मिल जाएगा। देन इट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी का शेयर। सो नेक्स्ट होता है बच्चे इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल। तो इन्वेस्टर्स के लिए कैसे यूजफुल है? बिकॉज इन्वेस्टर्स हैं जो वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो जानना चाहते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो उनको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। देन इट इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज बिजनेस जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, और टैक्स किस पे लगता है? आपके प्रॉफिट्स पे। और प्रॉफिट्स कहाँ से पता चलेंगे? फाइनेंशियल। So इसलिए जो है that is useful for the government. And then we have trade associations. ट्रेड एसोसिएशंस कौन से होते हैं? जैसे जो बिजनेसेस हैं वो इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बना, जैसे स्पोर्ट्स कंपनीज है पंजाब के, उन्होंने इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है बाय द नेम ऑफ स्पोर्ट्स फोरम। सो ऐसे ही जो कंपनी सिमिलर कंपनीज होती हैं वो इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड एसोसिएशन। सो वो ट्रेड एसोसिएशंस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी उस ग्रुप के लिए पॉलिसीज बनानी होती है। तो पॉलिसीज बनाने के लिए उनको पता होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब कंपनी कितने कैसे परफॉर्म कर रही है। देन इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस ये स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम। बच्चे सारे पॉइंट आपको समझ आ गए? मैंने सारे पॉइंट समझाए हैं, कोई पॉइंट स्किप तो नहीं हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से? ਮੈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ओके, सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ दैट हाउ इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल। सो मैनेजमेंट के लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज मैनेजमेंट जानना चाहती है कि उनका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा या बुरा। अगर तो बुरा परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली वो उसको कंटिन्यू करेंगे। देन क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने हमें उधार दिया होता है, उनके लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्या प्रॉफिट पोजीशन है, क्या कैश पोजीशन है, कि क्या कंपनी हमें हमारा लोन वापस कर पाएगी या नहीं। बैंकर्स के लिए क्यों यूजफुल है? अगर बैंक ने कंपनी को लोन दिया है तो डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि सिमिलरली कंपनी उनको उनका लोन कितनी ड्यूरेशन में या कितनी जल्दी वापस कर पाएगी।
देन इन्वेस्टर्स के लिए क्यों यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज अगर कोई इन्वेस्टर है वो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेगा कि कंपनी की क्या प्रॉफिट या मैम लॉस फिर पोजीशन है। बच्चे आ नहीं रही आवाज? नो मैम, नो मैम। ओके, सो बच्चे मैं फिर